जी, राधा कृष्ण दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज है और आप सभी पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी का एस्पिरेंट्स हैं। आशा करता हूँ बच्चों आपकी तैयारी जो है अच्छी चली होगी क्योंकि आज जो हम डिस्कस करेंगे ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अंतिम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा नवंबर 2025 का। जी हाँ भाई, ऑलरेडी इसके पहले हम 2020 से हमने शुरुआत की थी, जून, नवंबर, फिर 21 जून, नवंबर, आफ्टर दैट 22, 23, 24 और आज रहेगा 25 का नवंबर वाला। लेकिन क्वेश्चन को करने से पहले भाई आपसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ कि अभी तक जितनी प्रिपरेशन आपने की क्या वो बिल्कुल सही है आपकी? अभी तक जितने पीवाईक्यू पढ़े क्या आपने उनको अच्छे से एनालाइज किया? आपने एक चीज तो अच्छे से देखी होगी कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने ज्यादा रिपीट होते हैं। और हाँ, जो मैंने आपको बताया था कि ये वाला पेपर आज तक का सबसे टिपिकल एग्जाम था, तो उसमें भी आपने अच्छे से देखा, भी टिपिकल वो था लेकिन उसमें कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन टिपिकल थे और बाकी 20 से 22 क्वेश्चन जो थे उसमें वो बिल्कुल ईजी थे। तो कभी भी एग्जाम में वैसे टिपिकल क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है भाई? तो चलो आज की इस क्लास को अब हम शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे, अपना अंतिम पेपर रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। आफ्टर दैट भाई इन क्लासेस, इस पीवाईक्यू के बाद आपकी जो है दूसरी वाली क्लासेस यानी कि प्रैक्टिस क्लासेस और जो है स्टार्ट हो जाएंगे भाई। काफी ज्यादा प्रैक्टिस हम पहले भी कर चुके हैं, पीवाईक्यू भी एक टाइप का प्रैक्टिस ही है बच्चों। ठीक है, लेकिन इसके बाद अभी हम एग्जाम तक और प्रैक्टिस करेंगे। अभी काफी समय है आपके पास, लगभग 25 से 30 दिन आपके पास बचते हैं। तो खूब जी जान लगा के जो प्रैक्टिस करेंगे, पूरी पूरी क्लासेस को देखेंगे, मैराथन क्लासेस भी लगाएंगे। ठीक है, तो चलो कर लेते हैं आज अपना अंतिम पेपर। देखते हैं भाई, नवंबर 2025 में हमसे पूछा क्या गया था, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कौन सा एग्जाम है ये है नवंबर 2025 का एग्जाम भाई। ठीक है, नवंबर 2025 का ये एग्जाम है। आओ भाई, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमसे पूछा गया था। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन विद एन साइड भाई? कितनी बार ये क्वेश्चन करवाया गया, कितनी बार करवाया गया? तो इसका तो सीधा ही आंसर बताना पड़ेगा क्योंकि कुछ इसमें और बताने को है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज n-2 इंटू 180 डिग्री विल बी द सही जवाब। यही क्वेश्चन देखो कई बार रिपीट हो चुका है। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन विद एन साइड? देखो इंटीरियर एंगल से क्वेश्चन बनता है ना। डायगोनल निकालने से क्वेश्चन बनता है, वो भी मैं काफी बार बता चुका हूँ। दो दो फार्मूला बताए हैं डायगोनल निकालने के, तो हर एक चीज याद रहनी चाहिए। तो n-2 इंटू 180 विल बी द सही जवाब फॉर दिस क्वेश्चन भाई। आगे चलूंगा, क्वेश्चन नंबर 62 देखो भाई बच्चों। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड हैविंग डायमेंशंस ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर भाई? कैसे निकलता है डायगोनल? अंडर द रूट ऑफ लेंथ का स्क्वायर जमा ब्रेड्थ का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या बना, देखो लिख लो इन फार्मूला को बच्चों। लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर। अगर यहीं पे क्यूब वाइड होता तो लेंथ का स्क्वायर जमा ब्रेड्थ का स्क्वायर जमा हाइट का स्क्वायर होता। उसका डायगोनल भी पूछा जाता है। 4 और 3 है भाई, 4 चौके 16, 3 3 9, अंडर द रूट दैट इज इक्वल टू 25, अंडर द रूट दैट इज इक्वल टू 5। आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि पाइथागोरस और ट्रिपलेट्स वाले जब भी क्वेश्चन आते हैं या तो 7 वाला आता है या तो ये 3 और 4 वाला आता है, ताकि 5 बने। तो जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे कुछ चीजें आपको ऑटोमेटिकली जो है याद रहने लग जाएंगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? ऑप्शन नंबर ए विल बी द सही जवाब। यहीं पर आपसे बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक रूम में सबसे लंबी लेंथ की रॉड अगर हमें डालनी तो कितनी आएगी? तो रूम क्या होता है? एक क्यूब और इट इज अ क्यूब वाइड, तो उसका डायगोनल का फार्मूला लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर अंडर द रूट। अब क्यूब की बात हो रही है तो दो फार्मूले और याद कर लो। ठीक है, क्यूब की अगर मैंने बात कर ही ली है तो इसका दो फार्मूला और याद कर लो। वॉल्यूम इसका कितना होता है? साइड का क्यूब। सरफेस एरिया बच्चों इसका 6 a स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया इसका 4 a स्क्वायर। और इस क्वेश्चन में बात हुई किसकी? रेक्टेंगल की बात हुई, तो उसका पैरामीटर कितना होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड। और इसका एरिया कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेड। इसका डायगोनल कितना हो गया? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट। तो हर एक चीज, हर एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इनको अच्छे से याद कर लो, नोट डाउन कर लो। काम बहुत आएगा भी आपके, ये बहुत काम आपके आएगा। और वहीं पर अगर मैं स्केयर का एरिया आपसे पूछूं तो आप मुझे बताओ, अभी कभी बताओ भी कमेंट सेक्शन में, बताओ व्हाट इज द एरिया ऑफ ए स्केयर। चलेंगे अब आगे, देखेंगे कि और हमसे क्या जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के व्हेन वैल्यू ऑफ के व्हेन -2 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई अगर दो रूट है, लेट्स सपोज ए कोई रूट है
रूट को ही जीरोस ऑफ द इक्वेशन भी कहते हैं। अगर इस रूट को मैं इस गिवन इक्वेशन में डालूं तो ये क्या आंसर देगा, ये जीरो आंसर हमें देगा। तो करो सब्स्टिट्यूट वैल्यू। इफ -2 इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन्होंने तो इक्वल टू जीरो दे दिया। अगर इन्होंने इक्वल टू जीरो भी नहीं दिया होता बच्चों, तो इसका भी यही मतलब होता है, रूट का मतलब होता है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट हम डालें वो पूरी इक्वेशन जीरो बन जाती है। रूट्स का दूसरा नाम है जीरोस ऑफ द इक्वेशन, ये याद रखना। -2 है भाई, डालो 2 इंटू -2 का होल स्केयर, उसके बाद है -2 प्लस के, इट इज इक्वल टू जीरो। हमें बोला है के की वैल्यू फाइंड आउट करने को। अब सारे कैपेबल हो करने के लिए भाई, 2 2 जार 4, 2 जार 8 प्लस 2 प्लस के इज इक्वल टू जीरो। के कितना आ गया बच्चों, -10 आ गया। के कितना आ गया, -10 आ गया। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ना दो तीन चीजें और पूछी जाती हैं, जैसे सम ऑफ द रूट, लेट अल्फा एंड बीटा बी द टू रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सम ऑफ द रूट होता है -b ओवर ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है बच्चों c ओवर ए। वेर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो हो। तो ये दो चीजें और याद रख लेनी इस क्वेश्चन के साथ साथ आपने, कि रूट वाले एक तो ऐसा ही क्वेश्चन आता है जीरो या जहां पे रूट्स गिवन हो, दूसरा हमें आता है कि व्हाट इज द सम ऑफ द रूट, दैट इज -b ओवर ए, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट, दैट इज c ओवर ए। तो ये दो चीजें और याद कर लेना और ऐड कर लो इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि यहां से ये दो चीजें और पूछी जाती हैं भाई। नोट डाउन करते चलो, नोट डाउन करते चलो चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 देखो। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी मल्टीप्लाई टू 2645 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। बच्चों परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जैसे 4 है तो 2 इंटू 2 4 हो गया, 36 है तो 6 इंटू 6 36 हो गया, जैसे 121 है तो 11 इंटू 11, मतलब जो पेयर्स में चलते हैं चीजें जिनका मल्टीप्लीकेशन पेयर्स में हो, वो परफेक्ट स्क्वायर आप कह सकते हैं। इन्होंने बोला इसको किससे गुना करें, तो भाई क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे। देखो 2645 फैक्टर कर लो, सबसे आसान 5 से गया, ठीक है। तो 5 5 25, एक 26 14 बना, 5 2 10, ठीक है। और 5 2 10, 4 14 45 बनना, 9 5 45, 529। अब 529 किसके टेबल में आता है बच्चों, 21 441, 23 गुना 23 529। तो कुछ तो आपको ये याद होने चाहिए जो बार बार रिपीट होते हैं। तो ये देखो, ये किसके बराबर हो गया, 2645 बच्चों, ये हो गया 5 इंटू 23 इंटू 23। ये तो पेयर है, इसको कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किससे गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे। क्लियर हो गया भाई। देखो ये तो पेयर है लेकिन 5 का पेयर नहीं है, तो गुना अगर 5 में कर दूं तो काम हो गया। ऑप्शन नंबर ए विल बी द सही जवाब। क्वेश्चन क्लियर, परफेक्ट स्क्वायर से है क्वेश्चन। ऐसा ही कई बार ट्रिपलेट से भी, क्यूब रूट से पूछ लिया जाता है, तो वहां पे ट्रिपलेट बनाने हैं आपको, लेकिन रूल यही रहेगा जो मैंने यहाँ पे लगाया, रूल यही रहेगा। यहां तक चीजें क्लियर, आगे चलेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 65, द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। देखो बच्चों, मैंने सर्कल के ना बहुत सारे फॉर्मूला आपको करवाए थे कि व्हाट इज द एरिया ऑफ ए सर्कल, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर, है ना। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब ये सेगमेंट, आपको देखो सेक्टर पता है, ठीक है, आपको एरिया पता है सर्कल का, आपको सरकमफ्रेंस पता है सर्कल की, इज दैट क्लियर। इन्होंने ये क्वेश्चन नया बनाया कि व्हाट इज द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। देखो सर्कल होता है ये बच्चों, ठीक है, ये दो सेगमेंट बना दिए, ये होता है बड़े वाला इसका मेजर सेगमेंट, ये छोटे वाला होता है इसका माइनर सेगमेंट। इसका एरिया बड़े ध्यान से लिखो, ये नया क्वेश्चन है आप सभी के लिए। ये होगा थीटा इनटू पाई आर स्क्वायर बटे 360। इस फॉर्मूला को तो अच्छे से पहचानते होंगे, है ना, क्योंकि जब मैंने आपको सेक्टर का एरिया निकाला था तब कुछ ऐसे फॉर्मूला मैंने बताए थे, आते हैं ना, ये पता है। तो अगर माइनर सेगमेंट बोले तो अभी यहां पे क्या करोगे, मल्टीप्लाई आप करोगे 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्या करोगे, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। जो इसमें किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये जो डी है बच्चों हमारा, यही सबसे सही जवाब हो जाएगा। लेकिन आपको फॉर्मूले का पता होना चाहिए, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर गुना 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। देखो बच्चों, मैंने आपको पहले भी बोला सर्कल से ना आसान क्वेश्चन बन रहा है फॉर्मूला के ऊपर, इसलिए वो एग्जामिनर टिपिकल कर रहा है। वो आपको सेक्टर का दे देगा,
वो आपको उसमें एंगल का फॉर्मूला दे देगा। वो अब सरकमफ्रेंस और एरिया नहीं पूछता, वो इस तरीके का थोड़ा-सा घुमा के क्वेश्चन पूछता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। चलो बच्चों, आप मुझे बताओ ये किस चीज़ का फॉर्मूला है? थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। इसका आंसर मुझे अभी चाहिए। फटाफट बताओ ये किसका है? ऑलरेडी करवाया है पीवाईक्यू में, ऑलरेडी पढ़ा है, जब फॉर्मूला भी डिस्कस किए थे तब भी पढ़ा था। तो इसका आंसर मुझे आ जाना चाहिए भाई, है ना? इसका आंसर आ जाना चाहिए। चलो भाई नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 66। टेंजेंट 48, टेंजेंट 23, टेंजेंट 42 और टेंजेंट 67। भाई ट्रिग्नोमेट्री वाली क्लासेस में बड़े डिटेल से हमने ये चीजें पढ़ी थी, और मैंने आपको एक शॉर्टकट भी बताया था कि तुक्का अगर लगाना हो ऐसे क्वेश्चन में नहीं आए इन केस तो क्या आंसर होता है। तो आओ पहले मैं इसको प्रॉपर करवा लेता हूं, फिर बाद में आगे चलेंगे। सबसे पहले बच्चों देखो टेंजेंट 48 हमारे पास, उसके बाद है टेंजेंट 23। अब आगे वाले एंगल टूटेंगे। टेंजेंट 42 को मैं क्या लिख सकता हूं? टेंजेंट 90 माइनस 48 क्या लिख सकता हूं? 10 में से 8 गया, 10 में से 8 गए 2, और 4 में से 4 गया 4, यानी कि टेंजेंट 42 को लिखा मैंने टेंजेंट 90 माइनस 48, और टेंजेंट 67 को क्या लिखूंगा बच्चों? टेंजेंट 90 माइनस 23। देखो 10 में से 3 गया 7, और 8 में से 2 गया 6, यानी 42 और 67 को मैंने तोड़ा 90 माइनस 48 और 90 माइनस 3 में। इससे हुआ क्या बच्चों, ध्यान से देखना। टेंजेंट 48, टेंजेंट 23, टेंजेंट 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन 90 के ट्रिग्नोमेट्री रेशो चेंज हो जाती है। क्या बना बच्चों? कोटेंजेंट 48 डिग्री, और साथ में क्या बना? टेंजेंट 90 माइनस थीटा कोटेंजेंट 23। इससे हुआ क्या, बड़े ध्यान से देखो। टेंजेंट 48, टेंजेंट 23, कोटेंजेंट को एक बटे टेंजेंट लिख सकते हैं, एक बटे टेंजेंट 48 और एक बटे टेंजेंट 23। टेंजेंट 48 से 48 गया, 23 से 23 गया, हमारा आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। ऑप्शन नंबर बी विल बी द सही जवाब। अब आप सभी बच्चे मुझे बताओ, क्या ऐसे क्वेश्चन हमने पढ़े नहीं थे? बिल्कुल पढ़े थे ना। शानदार तरीके से क्वेश्चन निकल गया। अब मान लो कोई ऐसा बच्चा जिसको आता ही नहीं, मैंने हर बार ना टेंजेंट वाले में, साइन वाली सीरीज में आपको तुक्का लगाना बताया है ना। प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। टेंजेंट वालों में मैंने क्या कहा, जब मल्टीप्लिकेशन में होते हैं हमेशा वैल्यूज कटती हैं, आपके एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो कभी तुक्का भी लगाना और 0 और 1 में लगाना, और मल्टीप्लिकेशन हो तो हमेशा 1 पे लगाना, प्लस माइनस हो देन 0 पे लगाते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन में तो तुक्का लगाना भी बताया था, लेकिन तुक्का तभी लगाना है जब क्वेश्चन इन केस मान लो हाथ से मतलब निकले ही ना और समय ही खत्म हो गया, तो फटाफट क्या करें। तो हर कुछ तुक्का सी, और 4 और 3 नहीं लगाना, 0 और 1 में से लगाना हमेशा टेंजेंट के लिए। और साइन कॉस के प्लस माइनस सीरीज में ऑलरेडी अच्छे से बता चुका हूं आपको, है ना। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से भी बनते हैं, और डिटेल से आपको बताया गया था एंगल तोड़ते कैसे हैं। चलेंगे आगे भाई। 67 भाई परमुटेशन कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन है। एन 7 है, आर 3 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनसीआर, है ना। क्या था फॉर्मूला एनसीआर? दो तरीकों से हो जाते हैं, एक फॉर्मूला एक शॉर्टकट है। पहले फॉर्मूला जान लो भाई, एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये है 7c कितना है? 3 है, 7c आ रहा है, तो कितना बनेगा ये? 7 गुना 6 गुना 5 बटे 3 गुना 2 गुना 1। मैंने शॉर्टकट कर दिया यहाँ पे, अदरवाइज आप इस फॉर्मूला में पुट कर सकते थे। 3 2 जार 6, 7 5 जार 35 भाई। है ऑप्शन? यस वी हैव अवर ऑप्शन नंबर ए विल बी द सही जवाब। और व्हाट इज एनपीआर बच्चों? एनपीआर भी आ सकता है। व्हाट इज एनपीआर? एनपीआर होता है एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये भी है। सिमिलर क्वेश्चन और भी आपके एग्जाम में बनते हैं। क्या कि एनसीए इज इक्वल टू एनसीबी हो तो किसके बराबर होता है? एन किसके बराबर हो जाता है? ए प्लस बी के बराबर हो जाता है। एन किसके बराबर हो जाता है? ए प्लस बी के बराबर हो जाता है। तो ये भी फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपको ये भी याद होनी चाहिए। इसके अलावा आपको और क्या पता होना चाहिए बच्चों? एनसी जीरो 1 होता है, ठीक है। एनसीएन कितना होता है? 1 होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलो बच्चों आप मुझे बताओ एनपीएन ये कितना होता है? एनपीएन कितना होता है बताओ फटाफट। इज दिस 0, इज दिस 1, इज दिस एन फैक्टोरियल, व्हाट इज दिस? इसकी वैल्यू कितनी है एनपीएन की? मतलब 7p7 अगर मैं करूं तो वो कितना होगा, या मुझे बताओ।
सारी चीजें पढ़ी हैं बच्चों, सारी चीजें पढ़ी हैं हमने। ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 68 भाई, इफ सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 95 एंड वन ऑफ द नंबर एक्सीड द अदर बाय 15, फाइंड द नंबर। द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 95। दो तीन तरीकों से क्वेश्चन हो सकता है, सुनना दे। दो तीन तरीकों से क्वेश्चन हो सकता है। क्या हमें बोला है कि द सम ऑफ द नेचुरल नंबर इज 95, वन नंबर इज एक्सीड बाय 15। देखो x प्लस एक्स जमा 15, एक नंबर x ले लिया, दूसरा x जमा 15 ले लिया, और इनका सम कितना बोला है 95। देखो दो तरीकों से बताऊंगा बच्चों। 2x कितना हो गया, 5 से 5 गए 0, 80 हो गया। x कितना आ गया बच्चों, 40 आ गया। तो एक नंबर 40 आ गया, दूसरा नंबर 55 आ गया। 40 जमा 15 55 हो गया। 40 जमा 55, ऑप्शन नंबर ए विल बी द सही जवाब। ये एक तरीका। मान लो नहीं पता चला, हमें नहीं स्टेटमेंट पढ़ना आ रही, इन्होंने बोला सम है 95, क्या इसका सम 95 है? जी नहीं। इन दोनों का सम 95 है, 45 और 50, ये सम 95 है। 40 और 55, ये सम 95। इनमें से कौन सा आंसर होगा? इन्होंने बोला एक नंबर दूसरे से 15 ज्यादा है, एक नंबर दूसरे से 15 ज्यादा है। क्या 45 जमा 15 50 होता है? जी नहीं। 40 जमा 15 55 होता है, तो इसलिए भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी भी कैंसिल आउट हो जाएगा। शॉर्टकट भी कर सकते हो। देखो मैथमेटिक्स बड़ा इजी नॉन मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए आता है बच्चों, आपको बहुत इजी आता है। शर्त एक होती है कि हाँ, कई बार दो तीन क्वेश्चन टिपिकल तरफ आ जाते हैं, लेकिन आपको पैनिक नहीं होना है एग्जाम में भाई। अगर ठंडे मन से चलोगे, 25 से ऊपर क्वेश्चन आपके 110% जो है सॉल्व होंगे, और अगर पेपर आसान आया तो 30/30 होंगे। दो तीन क्वेश्चन जो टिपिकल आते हैं उनको देख के अपने माइंड को कभी खराब नहीं करना है भाई। हमने इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए भाई, आसान से आसान पेपर भी किया हमने, टफ से टफ भी किया। उसमें भी हमने क्या किया था कैलकुलेट, कि हार्डली 8 क्वेश्चन से ज्यादा किसी भी पेपर में टिपिकल नहीं आया, कभी भी टिपिकल नहीं आया इतना। 20 क्वेश्चन तो इजी आते ही हैं अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, और आप सभी ने अच्छे से पढ़ा है, आपने अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेंड किए हैं, तो आपको आइडिया होगा ही। बस अब शर्त एक है कि प्रैक्टिस करते चलो बच्चों, प्रैक्टिस करते चलो। जितने ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। आए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² - 7x - 3 द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। मैंने पहले ही बताया, सम ऑफ द रूट होता है बच्चों -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है बच्चों c/a। व्हाट इज c? -3 बटे a 6, तो -1/2 विल बी द सही जवाब, जो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है। सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट पता होना चाहिए, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पता होना चाहिए, और यहीं पे का रिमाइंडर भी आता है भाई, और रिमाइंडर के लिए भी मैंने शॉर्टकट बताया है आपको। ठीक है, चलो भाई, आसान है ना पेपर, बताओ मुझे, आसान है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 71। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ - ax² + 6x - a इज डिवाइडेड बाय x - a। आप खुद बोलो, मैंने कितना शॉर्टकट। पहली क्लास हमारी ली गई थी रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर। क्या बोलता है रिमाइंडर थ्योरम? अगर f ऑफ x मान लो कोई हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल है, अगर इसको x - a से डिवाइड करें तो व्हाट इज द रिमाइंडर? f ऑफ a। आपको यहां पे जाके कोई डिवाइड नहीं करना, हमें शॉर्टकट लगाना है। अगर x - a से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 मिनट लग जाएंगे। हमें रिमाइंडर पता लग गया, व्हाट इज द रिमाइंडर? रिमाइंडर आ गया f ऑफ a बच्चों, आ गया f ऑफ a। बस डालो अब a³ माइनस a³, फिर उसके बाद प्लस 6a माइनस से, ये आ गया हमारा रिमाइंडर। इससे ये खत्म हो गया, 6 से 1 गए, तो 5a विल बी द रिमाइंडर ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन दिस क्वाड्रेटिक तो नहीं है, ठीक है, 3 डिग्री है इसकी, जब इसको x - a से डिवाइड किया गया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। यहीं पे बच्चों, अगर इसको x + a से डिवाइड करते तो रिमाइंडर हमारा f ऑफ -a आ जाता। यहीं पे बच्चों, अगर इसको डिवाइड करते ax प्लस बी से तो हमारा रिमाइंडर f ऑफ -b प्लस a आ जाता। इसी पर अगर इसको डिवाइड करते ax माइनस बी से तो रिमाइंडर कितना आ जाता? f ऑफ b ओवर a। ये सारी चीजें आपको बड़े ही अच्छे शब्दों में, बड़े ही आराम से एक एक क्लास में डिस्कस करवाई गई, और आप देखो पेपर वहीं से बनता है।
देखो आप सोचोगे कि मैथमेटिक्स आप कर लोगे एग्जाम में क्योंकि आप नॉन मेडिकल से हो, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, बिना प्रैक्टिस से मत जाना एग्जाम में। आप नॉन मेडिकल से हैं, इसके लिए आपकी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है कि मैथमेटिक्स में 30/30 है। और ये जो मार्क्स आप मैथ्स में लेते हैं, ये फिर कंपनसेट करते हैं आपके, अगर किसी केमिस्ट्री का पोर्शन मान लो टफ आ गया, फिजिक्स का पोर्शन टफ आ गया, तो वहां पे फिर ये चीजें ऐड होती हैं। तो मैथमेटिक्स में ऐसा सोचोगे कि भाई हम नॉन मेडिकल के हैं कर लेंगे और 20-22 नंबर पे खुश हैं, तो बात नहीं बनेगी। नॉन मेडिकल के हैं तो जिम्मेवारी इतनी बनती है कि 30/30 आने चाहिए, और इस मैथ्स में 30/30 आ सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है, मीडियम लेवल तक चला जाता है लेकिन टफ नहीं आता। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। क्या होता है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, याद करो, अंडर द रूट ऑफ द डिफरेंस ऑफ अबसिसा प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट। अब अबसिसा क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, x2 माइनस x1 का होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्केयर, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट बच्चों। अब मैंने अबसिसा और ऑर्डिनेट क्यों बोला, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशन भी पूछी गई है इसके, कि x क्या होते हैं भैया, अबसिसाज है, x कोऑर्डिनेट को अबसिसा बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो डिफरेंस ऑफ अबसिसा का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट का स्क्वायर, तो ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैं बार बार फॉर्मूला लिखवा रहा हूं। क्या बना, -a का स्क्वायर माइनस 2a का स्क्वायर दैट इज 4a स्क्वायर, प्लस a माइनस माइनस प्लस से 2a का स्क्वायर दैट इज 4a स्क्वायर, जो किसके बराबर आ गया, 8a स्क्वायर अंडर द रूट, जो क्या बन गया, 2 √2, और यहाँ पे a बन गया। ठीक है ऑप्शन, यस वी हैव अवर ऑप्शन नंबर बी। सेम क्वेश्चन, स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन है। अब स्ट्रेट लाइन का अगर जिक्र हो रहा है तो दो क्वेश्चन और याद कर लो। If m1 is the slope of one line and m2 is the slope of the other line, if the dot product m1 dot m2 it is equal to 1 हो गया, it what does that imply, ये implies करता है कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। 1 होता है -1 होता है, फटाफट मुझे बताओ, तब तक मैं पैरेलल लिखता हूं। m1 अगर m2 के बराबर है बच्चों, अगर स्लोप ऑफ लाइन 1 इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ लाइन 2, देन दीज टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। फटाफट बताओ, टाइम दे रहा हूं मुझे, m1 डॉट m2 1 होता है या -1 होता है, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही कहा आपने, है ना, बिल्कुल सही कहा, इट इज 1, -1 विल बी द सही जवाब। तो ये क्वेश्चन भी बच्चों पूछे जाते हैं कि अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनका रिलेशन क्या है, m1 -1 ओवर m2 होता है, m1 m2 -1 होता है। अगर लाइन्स पैरेलल हो तो उनकी स्लोप बराबर होती है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और अगर स्लोप की बात हो ही रही है तो स्लोप कैसे कैसे निकलती थी, याद है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। आल्सो स्लोप निकलती है डिफरेंशिएट करके, अगर कहीं पे फंक्शन गिवन हो भाई, हमें हर चीज पता होनी चाहिए। आल्सो स्लोप निकलती है अगर पॉइंट्स हो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, हर चीज का पता होना चाहिए बच्चों। चलो आगे, फाइंड द HCF ऑफ 243 329 670। क्या है भाई, 243 329 एंड 670। देखो HCF भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दो तरीके बताए हैं मैंने, या तो आप इसके फैक्टर बनाओ फैक्टर मेथड से, या तो डिवीजन करो भाई, चॉइस आपकी है। मुझे जो लग रहा है भाई, मैं डिवीजन करता हूं, तो सबसे पहले 243 से डिवाइड कर देते हैं 670 को, कितने से जाएगा भाई, सबसे पहले कितने से जाएगा, 2 से चला गया, 3 2 6, 4 2 8, 3 2 6, 686, 2 2 4, माफी चाहूंगा, है ना, 486 भाई। 10 में से 6 गए, 4 आ गया, 17 में से 8 गए, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 9 आ गया, और 5 में से 4 गए, कितना आ गया, 1, 17 में से 8 गए, अच्छा कैरी भी ली थी, माफी चाहूंगा भाई, कैरी भी ली थी, 16 में से 8 गए, 8, 184 आया। अब इसी से इसी को डिवाइड करना है भाई, 243 को, 3 से चला, 2 से चला जाएगा, 2 2 4, बड़ा हो जाएगा, 1 से गया, 184,
184। ठीक है, कितना आया, 13 में से 4 गए 9, और 13 में से 8 के 8, 9 10 11 12 13 5, 59। 59 से 184 को करो, चला तो नहीं जाएगा कहीं। 2 से गया तो बड़ा हो जाएगा, 3 से 9 3 27, 5 3 15 16 17, 3 से चला जाएगा, 9 3 27, 5 3 15 16 17, 177, 178, 79 80 81 82 83 84, 7 बचा। 7 से 59 को करो तो 7 7 49, 10 बचा। ठीक है, 10 7 7 49 नहीं, 8 7 56 बड़ा हो जाएगा, 8 7 56, तो 56 57 59, 3 आया, 3 से 7 को किया तो 3 2 6, मतलब 1 आ गया, 1 से 3 को किया। अब ये पूरा गया, यानी 1 इज द HCF ऑफ 243 और 670। इन दोनों का HCF 1 है भाई। अगर इन दोनों का HCF 1 आ गया तो फिर 1 से इसको डिवाइड करो, ये भी हो जाएगा। इन तीनों का HCF कितना आ गया, 1 आ गया। है ऑप्शन, यस वी हैव अवर ऑप्शन नंबर बी, आप चेक कीजिएगा। ये सबसे इजी मेथड रहता है भाई आपका HCF निकालने का। नो डाउट आप फैक्टर से भी निकाल सकते हैं। फैक्टर में आपको सबसे बड़ा कॉमन देखना है, तो इन तीनों की जब आप फैक्टर निकालोगे तो सबसे बड़ा कॉमन 1 दिखेगा आपको, सबसे बड़ा कॉमन 1 दिखेगा। अब HCF से ना 2-3 चीजें और याद कर लेना बच्चों, जो क्वेश्चन बनते हैं। HCF ऑफ 2 नंबर गुना LCM ऑफ 2 नंबर, ये बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ दैट 2 नंबर। ये याद रखना। आल्सो याद रखना, एलसीएम को एचसीएफ हमेशा डिवाइड करता है, ये भी याद रखना। मान लो कोई 2 नंबर है जिनका एचसीएम और एलसीएम हमने निकाला, तो एचसीएफ हमेशा डिवाइड करेगा उन दो एलसीएम को, उन दोनों नंबर के एलसीएम को। तो इन दो फार्मूला के ऊपर भी क्वेश्चन बने हैं आपके एग्जाम में, इन दोनों को भी याद कर लो भाई। ठीक है, ये दोनों भी HCF एलसीएम से याद होने चाहिए। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, याद रखना। ठीक है, चलेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 74, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ मोड एंड मीडियन फॉर द डाटा। भाई मोड तो चलो निकल जाएगा, व्हाट इज मोड, हर चीज अच्छे से एक्सप्लेन की गई है बच्चों। मोस्ट रिपीटेड एलिमेंट, मोस्ट रिपीटेड एलिमेंट। और व्हाट इज मीडियन, मीडियन के दो फार्मूला आपको बताए हैं, लेकिन मीडियन के दो फार्मूला से पहले अरेंज करना पड़ता है इस गिवन सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में। करें इसको अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले है 1 1, फिर 2 कितनी बार है 2, एक ही बार है 2, उसके बाद 3 कितनी बार है 3 बार, 1 2 और 3, 3 कितनी बार है 3 बार है। आफ्टर दैट 5 1 टाइम है, और 6 कितना है 3 टाइम, 6 6 एंड 6। बड़े ध्यान से देखो, आफ्टर दैट 1 1 2 3 3 3। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लो, 1 फिर एक और 1 है, फिर 2 है। ठीक है, फिर 1 2 3 3 है हमारे पास, और उसके बाद देखो भाई कितना है 6 है, 6 6 6 है। कहां पे आ गया 6 6 और 6 आ गया। आफ्टर दैट 9, आफ्टर दैट 9 आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कैलकुलेट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्या छोड़ा हमने, बड़े ध्यान से देखो, 3 1 2 3। 1 कितने बार है 1 2 बार है, 2 कितने बार है 1 बार है, 9 भी है 9 भी डाला हमने, छोड़ा क्या। आराम से देखते हैं ना सीरीज को। एक 1 ये है, एक 1 है, 2 1 है भाई, 2 1 हमारे पास है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या हमने छोड़ा, अच्छा 5 हमने छोड़ दिया भाई। 3 के बाद कितना आएगा, यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे 6 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 आया भाई। क्या आया हमारे पास, 11 आया। ठीक है, अब मीडियन कैसे निकलती है बच्चों, बड़े ध्यान से सुनो। मीडियन कैसे निकलती है, अगर ऑड नंबर हो हमारे पास तो n+1 बटे 2th टर्म, ये हमारे पास मीडियन होती है जब ऑड टर्म होती थी। कितनी टर्म है 11 है, यानी 11 जमा 1 बटे 2th टर्म, यानी कि 6th टर्म विल बी अवर मीडियन। 1 2 3 4 5 6, ये है हमारा मीडियन भाई 3। मीडियन कितना आ गया 3 आ गया बच्चों।
आप मुझे बताओ यहाँ पर मॉड कितना है, जल्दी बताओ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉड भाई, बताओ फटाफट बताओ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉड भाई, जल्दी बताओ। बोलो 3 है और 6 है। बताओ 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 बताओ। हो गए ना कंफ्यूज। ठीक है, अब देखो भाई, मॉड होता है मोस्ट रिपीटेड एलिमेंट, यानी कि मॉड हमारा 3 भी हो सकता है, मॉड हमारा 6 भी हो सकता है, हम दोनों लेकर चलेंगे। 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। मॉड हमारा, व्हाट इज मॉड? मॉड इज द मोस्ट रिपीटेड एलिमेंट। अब इन्होंने 3 और 6 की रेशो हमें बराबर दे दी, तो 3 भी मॉड हो सकता है, 6 भी मॉड हो सकता है। अब क्वेश्चन में बोला क्या है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ मॉड एंड मीडियन। तो जब अगर हम 3 मान लेते हैं, तो 3 गुना 3 9 विल बी द सही जवाब। अगर हम 6 मान लेते हैं, तो 3 गुना 6 18 विल बी द हमारा सही जवाब। ठीक है, अब देखो नन ऑफ दिस भी आंसर हो सकता है अगर 6 मॉड लिया, अदरवाइज ऑप्शन नंबर बी 9 भी हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में इनकेस आ जाए तो उनकी ग्रेस मार्क्स मिल जाती है। लेकिन आपने दोनों सेंस निकाल के देख लेना है और आपने प्रायोरिटी उसे देनी है जो ऑप्शन में है, दैट इज द ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया बच्चों? क्लियर हो गया। तो ये था मीन, ये था मॉड। बच्चों इसके साथ साथ दो तीन चीज और याद रख लेना। व्हाट इज रेंज? रेंज भी पूछी जाती है। व्हाट इज द रेंज? रेंज होती है बच्चों द मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू जैसे 9 है, 9 में से एक गया 8, तो वो रेंज आ गई हमारी। रेंज कितनी आ गई? मैक्सिमम माइनस मिनिमम 8 आ गई। इसके साथ साथ बच्चों इन तीनों का रिलेशन भी पूछा जाता है। मॉड होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो चारों चीजें क्लियर होगी कि व्हाट इज, देखो व्हाट इज मीन। मीन होगा, इनको सबको जमा करो बटा 11 करो, टोटल नंबर ऑफ वैल्यू। तो मीन पूछा जाता है, मॉड पूछा जाता है, मीडियन पूछा जाता है, रेंज पूछी जाती है। याद रखना है इन तीनों के बीच का रिलेशन पूछ लिया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ वाले क्वेश्चन से यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सबसे ज्यादा जो रिपीट होता है वो मॉड निकालना रिपीट होता है और मीडियन निकालना रिपीट होता है। कई बार रेंज भी पूछ लेते हैं। चलो भाई, फाइंड द 30th टर्म ऑफ एपी। तो भाई बच्चों 30 फार्मूला लिख दूं, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वट इज ए? ए है हमारे पास 10 प्लस एन माइनस वन 29। वट इज डी? -3। तो 10 माइनस 9 3 27, 3 2 6 7 8 87, -77 विल बी ए 30। -77 है ऑप्शन, यस भी है, बबर ऑप्शन नंबर है। इसके साथ साथ एस एन पूछा जाता है एपी में, तो एस एन का फॉर्मूला है बच्चों एन बटे दो, ए प्लस एल, जहां पर एल क्या होगी? लास्ट टर्म होगी। मैक्सिमम टाइम यही क्वेश्चन आता है, अदरवाइज ये वाला फॉर्मूला भी है, एन बटे दो, दो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला भी है, याद रखना। एपी से ही सीरीज वाले क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि सिग्मा एन भाई, तो ये होता है एन इंटू एन प्लस वन बटे दो। सिग्मा एन का मतलब है 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 सो ऑन टू, इस तरीके से। यहीं से क्वेश्चन बनता है सिग्मा एन स्क्वायर का, यानी कि 1 स्क्वायर जमा 2 स्क्वायर जमा 3 स्क्वायर सो ऑन। तो वो बनता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बटे में 6। यहीं से बनता है सिग्मा ऑफ एन क्यूब का, एन इंटू एन प्लस वन ओवर दो का होल स्क्वायर। यहीं से बनता है सम ऑफ ऑड नंबर का, ऑड नंबर का सम, ये होता है एन स्क्वायर। यहीं से बनता है सम ऑफ इवन नंबर का, एन इंटू एन प्लस वन। तो ये सारी चीजें याद रखना बच्चों। व्हाट इज सम ऑफ ऑड? जैसे 1 जमा 3 जमा 5, ऐसे आपको बोल दें कि पहले 50 ऑड नंबर का सम, तो सीधा 50 का स्क्वायर 2500। पहले 100 इवन नंबर का सम, तो 100 इंटू 100 जमा 1 100 कर देना, वो आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी साथ के साथ याद रखना, एपीजीपी से ये भी पूछा जाता है। ठीक है, चले आगे, आगे चले। आल्सो एपीजीपी में एक और चीज पूछी जाती है, अर्थमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन होता है ए जमा बी बटे दो, ज्योमेट्रिक मीन होता है अंडर द रूट ऑफ ए बी। ये दो फार्मूला भी साथ के साथ याद रख लेना बच्चों।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 27x क्यूब माइनस 64y क्यूब। बच्चों मैंने आपको पहले कई बार बोला, इन फार्मूला को याद करो। ए माइनस है तो माइनस से शुरुआत करनी, ए स्केयर जमा ए बी जमा बी स्केयर। अगर मान लो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो प्लस है तो प्लस से शुरुआत करो, ठीक है। ए स्केयर अब यहाँ पे माइनस कर दो प्लस बी स्केयर। इन दो फार्मूला के ऊपर ना जाने कितनी बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं, तो ध्यान से भाई, ध्यान से, ठीक है। ये आया ए स्केयर प्लस ए बी लिखा है मैंने ना, प्लस ए बी प्लस बी स्केयर भाई। हाँ देखते हैं, यह है 27x की क्यूब, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3x का स्केयर माइनस 4y का क्यूब, क्यूब है माफी चाहूंगा, क्यूब है भाई, ठीक है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये बना ए माइनस बी, 3x माइनस 4y और ब्रैकेट में ए का स्केयर 9x स्केयर जमा ए वाई 12x y और प्लस बी का स्केयर 4 चौके 16y स्केयर। तो ये बन गया भैया 3x minus 4y 9x square plus 12xy plus 16y square, that is option number B for question number 76 will be हमारा सही जवाब। क्वेश्चन क्लियर हुआ यहां तक बताओ, क्लियर हुई यहां तक की चीजें? आसान है, बस इन फॉर्मूला को नोट डाउन कर लो, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहीं से क्वेश्चन और बार बार पूछा जाता है कि अगर a जमा b जमा c इज इक्वल टू 0 है देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब किसके बराबर होगा? डायरेक्ट याद रखना 3ab c के बराबर होता है, 3abc के बराबर होता है। बाकी a स्केयर माइनस b स्केयर के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है जो होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। उन फॉर्मूला को भी याद रखना क्योंकि ये बार बार रिपीट होते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए डाइस इज थ्रो ट्वाइस, दो बार जो है डाइस को हमने फेंका, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट? भाई डबलेट आए, जब डाइस को भी एक बार फेंकते हैं तो सैंपल स्पेस में 6 एलिमेंट आते हैं, दो बार फेंकते हैं तो सैंपल स्पेस में 36 एलिमेंट आते हैं, तीन बार फेंकते हैं तो सैंपल स्पेस में 216 एलिमेंट आते हैं, और जब n बार फेंकते हैं तो सैंपल स्पेस में 6 की पावर n एलिमेंट आते हैं, याद रखना। यहाँ पे हमने दो बार किया तो 36 एलिमेंट, डबलेट 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 नहीं होता है ना, तो कितना आ गया? ये आ गया 6/36, यानी कि 1/6 विल बी द प्रोबेबिलिटी। है ऑप्शन में? यस वी हैव अवर ऑप्शन नंबर, आप चेक करो, ऑप्शन नंबर बी विल बी द सही जवाब। कि प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी आएगी 1/6 यानी 6/36। और अगर सैंपल स्पेस में एलिमेंट बोले तो 6 की पावर n होता है, दो बार होगा तो 36 एलिमेंट होंगे, तीन बार होगा तो 216 n टाइम्स होगा तो 6 की पावर n होंगे। सिमिलर केस होता है कॉइन के लिए, उसके सैंपल स्पेस में एलिमेंट होते हैं 2 की पावर n, वो भी याद रखना कितने होते हैं? 2 की पावर n होते हैं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 78, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर। भाई x और y निकालना है, देखने पे पता चल रहा है कि भाई इस ट्राइंगल में से x की वैल्यू निकालो। द सम ऑफ द थ्री एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज 180। तो 40 जमा 95, देखो 40 जमा 95 जमा x इट इज इक्वल टू 180। बच्चों x कितना आ गया? 180 माइनस 5 और 9 और 4 13, 10 में से 5 गए 5, 7 में से 3 गए 4, 45 डिग्री। बच्चों x कितना आ गया? 45 डिग्री आ गया। अगर x 45 आ गया, y क्या है? वर्टिकल अपोजिट एंगल है, और वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल होते हैं, तो दोनों आंसर कितना आ गए? ऑप्शन नंबर सी 45 एंड 45 भाई, 45 एंड 45। चलो आगे नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। भाई बड़े ध्यान से देखो, 10y ब्रैकेट में है 6y प्लस 21 को डिवाइड करना है कितने से? 5 एंड 2y जमा 7। भाई बड़े ध्यान से देखो बच्चों, क्या यहाँ पे 2y प्लस 7 बन सकता है? हाँ, अगर इसमें 3 कॉमन ले लूं, देखो 3 कॉमन लिया तो 3 2 6y और 7 3 21, यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब ये और ये कैंसल आउट हो गया, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 2 इंटू 3 6, साथ में y। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। तो इन क्वेश्चन के ऊपर तो देखो भाई कितना समय लगेगा आपको एग्जाम, हार्डली 10 से 15 सेकंड लगेंगे, और यहाँ का जो समय बचेगा वो लेंथी क्वेश्चन में जाएगा। कई बार एग्जाम में प्रॉफिट लॉस के ऊपर क्वेश्चन आता है ना, और ये क्वेश्चन में दो क्वेश्चन डाल दिए होते हैं, तो जो क्वेश्चन लेंथी हो जाता है।
क्वेश्चन वो लेंथी हो जाता है। बताओ यहाँ तक जितनी चीजें मैंने आपको बताई अच्छे से क्लियर हो गई, जितना एक्स्ट्रा कंटेंट मैंने बताया अच्छे से क्लियर हो गया। बताओ भाई अभी के अभी मुझे बताना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 80 के ऊपर आ जाओ। अ चॉक कंटेन कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, देखो कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन किस रेशो में? 10:3:12। 10:3:12 में भाई हमसे पूछा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन। मैं सभी की निकालना बता दूंगा, बट ध्यान से देखो कैल्शियम की परसेंटेज तो कैल्शियम से शुरुआत करो, बटे में टोटल 12 और 10, 12 और 3 15, 15 और 10 25, ये कैल्शियम की मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज निकालने के लिए। कार्बन की 3/25 गुना 100, ठीक है, और ऑक्सीजन की 12/25 गुना 100, मतलब जिसकी परसेंटेज बोली उसको ऊपर रखो, नीचे टोटल करो, गुना 100 करो। कार्बन की बोली है 25 चौका 100, 4 3 12%, विल बी द जवाब फॉर कार्बन। है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी भाई, नन ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी जो है इस केस में हमारा सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 80 के लिए भाई, दैट इज 12%। याद रखना, फिर खुद के ऊपर थोड़ा भरोसा भी रखना, और आंसर नन ऑफ द अबव आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ इन 10 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ एनुअल इंटरेस्ट। आपको हमेशा क्वेश्चन आ रहा था डबल का, पीवाई को जितने हमने किए हमेशा डबल का क्वेश्चन आ रहा था। और याद करो उसके लिए मैंने आपको बोला भी था डायरेक्ट भी याद कर लेना। क्या था क्वेश्चन? 8 सही 1/3% का। याद आया ना? किस किस बच्चे को याद आया बताओ मुझे कि हाँ सर ये वाला क्वेश्चन तो बार बार रिपीट होता है, 8 से 1/3। यहाँ पे बोला ट्रिपल कर दिया पैसा। अगर पैसा है पी तो 10 साल के बाद हो गया 3p, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? 3p माइनस पी, दैट इज 2p। आप 100 रुपए के साथ कर लो भाई, 100 रुपए है तो 300 बना, 300 माइनस 100, 200 रुपए का प्रॉफिट। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100 भाई। प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कटा, जीरो से जीरो कटा, रेट कितना बन गया? 10 गुना 2, 20% भाई। 10 साल में अगर पैसा 3 गुना होगा तो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 20% है, जो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। बच्चों इसके साथ साथ कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अमाउंट का फार्मूला याद करना, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। हमेशा याद रखना ये एन जो होता है ये टाइम होता है, और हमेशा ईयर्स में होता है। हमेशा किसमें होता है? ईयर्स में होता है। कई बार एग्जामिनर ना 1 मंथ लिख देता है, बच्चे सीधे टाइम की जगह 1 डालते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है। टाइम की जगह डालेगा 1 महीना है तो 1/12 साल। ठीक है, ये याद रखना। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 82 देखो। अ ग्लास ऑफ वाटर इज इन द शेप ऑफ फ्रस्ट्रम ऑफ अ कॉन, फाइंड इट्स वॉल्यूम। भाई फार्मूला फ्रस्ट्रम। फ्रस्ट्रम होता क्या है भाई? फ्रस्ट्रम होता है जैसे बकेट देखी है, इस टाइप से होता है फ्रस्ट्रम हमारा, ये होता है फ्रस्ट्रम। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये होता है फ्रस्ट्रम, जिसमें एक बड़ी रेडियस होती है, एक हमारी छोटी रेडियस होती है। या आप ऐसा भी कह सकते हैं भाई ये जो फ्रस्ट्रम होता है ये कोई कोन होता है, उसका ऊपर वाला हिस्सा अगर हम काट दें तो फ्रस्ट्रम बन जाता है। ठीक है, तो इसका फार्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये किसका है? ये तो है सिलेंडर का। ये है किसका? सिलेंडर और कोन, कोन का है। 1/3 पाई r स्क्वायर h किसका है? ये है कोन का। और पाई r स्क्वायर h किसका है? ये है सिलेंडर का। हर फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब फ्रस्ट्रम ऑफ कौन? 1/3 पाई h r स्क्वायर, 1/3 होगा इसका पाई h r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर, लेकिन वहां पे स्मॉल लिखा है तो R1 + R2, तो ऑप्शन नंबर सी के ऊपर जो आपको जाना पड़ेगा। और 4/3 पाई r क्यूब ये सफेयर का होता है। तो वॉल्यूम सारे पता होने चाहिए, कौन का क्या है, फ्रस्ट्रम का क्या है, क्योंकि एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। कौन का होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, सिलेंडर का होता है पाई r स्क्वायर h, स्फेयर का होता है 4/3 पाई r क्यूब, और फ्रस्ट्रम का होता है 1/3 पाई h, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2, या इन्हें R स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पता होने चाहिए, हर एक फॉर्मूला हर एक वॉल्यूम आपको आना चाहिए। वॉल्यूम के साथ साथ एरिया भी आने चाहिए, क्योंकि एरिया के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, और बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं ट्रेपिज्म के ऊपर। ट्रेपिज्म के ऊपर क्वेश्चन नंबर 83 भाई।
इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.995 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। देखो प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन बनता ही है, तो हमारे पास होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इट इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट बन गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। चलो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। 1 माइनस 0.995 0.005 है ऑप्शन में, यस ऑप्शन नंबर बी, मैंने डायरेक्ट आंसर कर दिया। प्रोबेबिलिटी में दो चार चीजें और याद रखना। प्रोबेबिलिटी जो होती है 0 और 1 के बीच में होती है। प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, हाँ। प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है, हाँ। प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव भी नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, हाँ। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। प्रोबेबिलिटी 0 कब होती है? जब इम्पॉसिबल इवेंट होता है, जब इम्पॉसिबल इवेंट होता है। प्रोबेबिलिटी 1 कब होती है? जब श्योर इवेंट होता है। बस ये चीजें भी याद रखना आपने, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। तो जितने भी एक्स्ट्रा चीजें लिखवा रहा हूं इन्हें नोट डाउन करते चलो बच्चों, बहुत काम है आपके आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। इफ ए ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन द सम ऑफ द एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल इज। सेम साइड ऑफ एंगल, दोनों सेम साइड होते हैं तो 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं, दोनों का सम होता है, जो है ऑप्शन नंबर ए। ऑलरेडी पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसके लिए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैट्रिक्स है भाई। अगर कोई मैट्रिक्स ए आई जे है एम क्रॉस एन रो इनटू कॉलम इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है भाई? देखो दो तीन जगह से क्वेश्चन बनते हैं। एक सिंगुलर मैट्रिक्स से बनता है जब डिटर्मिनेंट ए कैन नॉट इक्वल टू 0 होता है। दूसरा बनता है कि अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो रो कॉलम के बराबर होनी चाहिए, यानी एम एन के बराबर होना चाहिए, जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा। एम इज इक्वल टू एन देन दिस मैट्रिक्स इज सेड टू बी द स्क्वायर मैट्रिक्स, याद रखिएगा। और सिंगुलर मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेंट। चलो हाँ मुझे बताओ, एक मैट्रिक्स को कंफ्यूज करता हूं आपको, मुझे बताओ क्योंकि क्वेश्चन पढ़ा है, सिंगुलर मैट्रिक्स कौन होता है? बताओ मुझे, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे। सिंगुलर मैट्रिक्स कौन होता है? हुज डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 और हुज डिटर्मिनेंट कैन नॉट इक्वल टू 0। ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है। बताओ भाई इसका आंसर मुझे बताना। अगर नहीं आएगा, नहीं आएगा तो पीछे वाली क्लासेस देखना, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। दो ऑप्शन मैंने आपके सामने रख दिए जानबूझ के। अब बताओ, अब आप कंफ्यूज होंगे तो मुझे इसका आंसर चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 भाई। क्या क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखना। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखो बच्चों, आपने रियल वैल्यू में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना सीखा है, आपने रियल वैल्यू में एडिटिव इनवर्स निकालना सीखा है, आपने रियल वैल्यू में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी निकालना सीखा है, और रियल वैल्यू में एडिटिव आइडेंटिटी निकालना सीखा है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे निकलता है? आओ बच्चों बड़े ध्यान से देखना। 4 माइनस 3 आयोटा है, इसका हमें निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या करोगे आप? इसको करोगे 1/4 माइनस 3 आयोटा गुना 4 प्लस 3 आयोटा बटे 4 प्लस 3 आयोटा। ये हो गया किसके बराबर? 4 प्लस 3 आयोटा। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर 16 माइनस बी का स्क्वायर 3 तीनों आयोटा स्क्वायर नेगेटिव तो प्लस आ गया 9। तो 4 प्लस 3 आयोटा बटे 25, तो कितना बना? 4/25 प्लस आयोटा 3/25। तो दिस इज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ऑप्शन में। 4/25 प्लस 3/25, ऑप्शन नंबर बी चेक करो बच्चों। कुछ नहीं किया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए पहले उसको उल्टा कर दिया, क्योंकि यही तो होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5, 4 माइनस 3 आयोटा का 1/4 माइनस 3 आयोटा। लेकिन शर्त ये है इसको प्रॉपर सॉल्व करना है, फिर प्रॉपर सॉल्व करना है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सा डिजिट है जो खुद का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। हमारे पास ऐसे दो ही डिजिट्स हैं, 1 एंड -1, ये दोनों खुद के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। चलो भाई आगे, क्वेश्चन नंबर 87। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 to 9 नो डिजिट रिपीटेड? भाई परमुटेशन से क्वेश्चन है। 4 5 6 7 8 9, 3 डिजिट्स का नंबर बनाना है। मुझे बताओ इस एक जगह को फिल करने के लिए कितने डिजिट हैं? कोई भी नंबर आ सकता है,
तो 9 वेज हैं या 9 डिजिट्स हैं। इस दूसरी जगह को फिल करने के लिए कितने डिजिट्स हैं? मान लो यहाँ पे अपनी मर्जी से हमने 4 डाल दिया, तो ये खत्म हो गया यहाँ से। आप 5 डाल दो, वो खत्म हो जाएगा। तो इस जगह को फिल करने के लिए 8 तरीके हैं या 8 डिजिट है। लेट इट विल बी 7 यहाँ पे डाल दिया। अब इस जगह को फिल करने के कितने तरीके हैं? 7 तरीके हैं। तो हमारे एग्जैक्ट तरीके कितने आ गए ये? 9 8 72 गुना 7, 7 2 14, 7 7 49 और एक 50, 7 2 14, 504 में कितने डिजिट ऐसे बनेंगे 1 से लेके 9 तक के? अगर डिजिट रिपीट ना हो तो 504 बनेंगे। ऑप्शन नंबर बी विल बी द सही जवाब। ठीक है, ये सबसे आसान है तरीका। आप दूसरा भी कर सकते थे, कौन सा? ऐसे वाला 9 डिजिट है तो और 3 डिजिट्स का आपको बनाना है, तो क्या करते हैं? 9p3 करते हैं। ठीक है, तो वो भी 9 गुना 8 गुना 7 होता है। चलो अभी आगे, क्वेश्चन नंबर 88। दो ट्राइंगल आपके पास है। यदि डी इज इक्वल टू बी सी है, डी ई कहाँ है? देखो डी इज इक्वल टू मतलब पैरेलल है दोनों। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इसका क्या मतलब हो गया कि ए डी ई और ए बी सी सेम सेम ट्राइंगल है हमारे। कॉन्ग्रुएंस लग जाएगी यहाँ पे। ठीक है, लेकिन चलो वो हमारे काम का नहीं है। हमें क्या बोला है? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। अरे भाई अगर ट्राइंगल सेम है तो बड़े ध्यान से देखो, ए डी बटे डी बी इज इक्वल टू ए डी बटे डी बी इज इक्वल टू ए ई बटे ई सी। ए ई बटे ई सी हो गया काम। व्हाट इज ए डी? 1.5। व्हाट इज डी बी? 3। व्हाट इज ए सी? 1। और यहाँ पे x पे, तो x कितना आ गया? x आ गया 3/1.5। पॉइंट हटा रहा हूं, 10 ऊपर ले गया, तो 15 दुए 30। x विल बी द 2 है ऑप्शन। यस वी हैव अवर ऑप्शन नंबर ए। आसान क्वेश्चन है भाई। आगे चलेंगे, नेक्स्ट एमसीक्यू भाई। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। अ ट्रायंगल हैज साइड 7 24 एंड 25, देन व्हाट काइंड ऑफ ट्रायंगल इज? क्वेश्चन रिपीट है भाई। 7 7 49, 24 24 576 किसके बराबर होता है? 25 का स्क्वायर 625 के बराबर होता है। अगर दो लाइन के सम का स्क्वायर तीसरे के बराबर हो तो वो क्या होता है? वो तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इसको तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, सीधा सी के ऊपर लेकर चलूंगा, क्योंकि दो चार ही चीजें, दो चार ही कॉम्बिनेशन एग्जाम में पूछते हैं। 7 24 25 का पूछते हैं, 3 4 5 का पूछते हैं। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ध्यान रखना चीजों का। इक्विलेटरल ट्रायंगल होती तब तीनों साइड बराबर होती, आइसोसेलेस होती तो दोनों साइड बराबर होती। कई बार ना पॉइंट्स दिए जाते हैं बच्चों, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाना। चलेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 90 भाई, जो इस नवंबर 2025 यानी कि लास्ट जो एग्जाम हुआ था, क्या था उसका अंतिम क्वेश्चन है। 20% ऑफ ए इज इक्वल टू बी। इतना पढ़ो पहले। 20% ऑफ ए इज इक्वल टू बी हमसे पूछा है। देन b% ऑफ 20 इज इक्वल टू, हमसे क्या पूछा? ये गिवन है, हमसे पूछा है b% ऑफ 20 यानी 20 का b%। ये हमसे पूछा है, ये किसके बराबर होगा? 20 का b%, b/100। तो ये निकल जाएगा यहां से बच्चों, क्या निकलेगा? ये निकलेगा 20% ऑफ a बटे 100 इज इक्वल टू b। तो 20 5 100, b निकल गया a/5। b निकला a/5, यहां पे लिख रहा हूं मैं इसको a/5। b है a/5 भाई। यहां तक चीजें ठीक है। चलो b ये बोला था मैं निकालने को, b% ऑफ 20, तो b कितना है? a/5। a/5, 5 चौका 20, 100 है। परसेंटेज बनाने के लिए गुना 100 करते हैं, तो 4% ऑफ a आ गया। 4a/100 परसेंटेज लगाने के लिए अगेन गुना करते हैं, तो कितना आया? 4% ऑफ ए। दैट इज हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर सही जवाब होगा फॉर क्वेश्चन नंबर 90 के लिए। भाई क्वेश्चन क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा कंफ्यूज इन्होंने कर दिया। बाकी आपको देखो, परसेंटेज जब लगाई जाती है तो गुना 100 होता है, परसेंटेज जब हटाई जाती है तो बटा 100 होता है, बस ये याद रखना। तो बच्चों ये था नवंबर 2025 का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लेकिन इस हर क्वेश्चन में मैंने एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट, एक्स्ट्रा चीजें आपको बता दी हैं। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं बच्चों।
ठीक है? कोई पर्टिकुलर टॉपिक अब आप पढ़ना चाहते हैं क्योंकि इसके बाद अब आपकी प्रैक्टिस ही शुरू होगी, वो आपका फुल कोर्स हो, चाहे आपका क्रैश कोर्स हो या आपका महासंग्राम वाली सीरीज़ हो बच्चों, अब आपकी प्रैक्टिस शुरू होगी एग्ज़ाम तक, ठीक है? इन केस अगर आप चाहते हैं कि आपको पर्टिकुलर कोई टॉपिक पढ़ना है, ठीक है? कि सर इस वाले टॉपिक को फिर से करवा दो, जो आपका वीक है टॉपिक, तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज कर दें या कमेंट सेक्शन में हमें बता दें, ठीक है? आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, मिलूँगा अब आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। हाँ, याद रखिएगा अब की बार 120 के पार। धन्यवाद।